हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत के गौरवान्वित पद राष्ट्रपति के चुनाव को लेके। अभी हाल ही में हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। कौन बने, उनका जो जीवन था वो कैसा था, राजनीतिक कैरियर था वो कैसा था, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे चुनाव हुआ। तो आज के डेट में भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो शपथ ली, ठीक है। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के बारे में, और साथ ही साथ भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में, और हम बात करेंगे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के बारे में। मैंने ऐसा क्यों कहा कि भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2007 में प्रतिभा पाटिल जी के रूप में हमें भारत की पहली राष्ट्रपति मिल चुकी हैं, और अभी जो है ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इनके पारिवारिक जीवन के बारे में और इनके राजनीतिक करियर के बारे में, और बात करेंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कि आखिर ये भारत में कैसे होता है, जहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है, और वो सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में, तो हम एक नजर अगर हम इनके जीवन के बारे में देखें तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म था ना वो उड़ीसा राज्य में हुआ था, उड़ीसा राज्य में। और यहीं पे मयूरभंज एक जिला है और इसी मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, थोड़ा सा स्पेशल अगर मैं उड़ीसा के बारे में बात करूं, इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आगे की कहानी में और भी मजा आएगा। देखिए, जो ये पहला उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा जो था भारत की आज़ादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी में टोटल कितने आते थे राज्य, ठीक है। तो टोटल कितने आते थे, ये आते थे, एक तो आपका बंगाल आता था, दूसरा आपका बिहार आता था, और तीसरा आपका उड़ीसा आता था, ठीक है। तीसरा आपका उड़ीसा आता था। ये तीन राज्य जो थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ 1 अप्रैल 1936 की अगर मैं बात करूं, 1936 में, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वो बंगाल और बिहार मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और एक नए राज्य के रूप में उड़ीसा को हम देखते हैं। यही कारण है कि 1 अप्रैल को हम लोग उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं, या इसी को हम लोग उत्कल डे के रूप में मनाते हैं, या इसी को हम लोग ओडिशा डे के रूप में मनाते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई। थोड़ा सा और मैं उड़ीसा के बारे में बताऊं तो आप ये देखो कि उड़ीसा में एक ओडरा जनजाति के लोग रहते थे, और इन्हीं ओडरा जनजाति पे नाम पड़ा था उड़ीसा। इन्हीं ओडरा जनजाति पे नाम पड़ा था क्या, उड़ीसा। लेकिन 2011 में एक विधेयक लाया गया, और 2011 के इस विधेयक के साथ उड़ीसा का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, ओडिशा कर दिया, ठीक है। तो 2011 में इसका नाम बदला। अब बात आती है कि मैं उड़ीसा के बारे में इतनी सारी बातें आपको क्यों बताया। कारण उसके पीछे का यह है कि उड़ीसा राज्य ने हमें अब तक कुल 2 राष्ट्रपति दिए हैं, ठीक है। इसलिए हम उड़ीसा के बारे में इतनी सारी बातें जाने, ठीक है। ये 2 राष्ट्रपति कौन कौन थे, एक पीवी गिरी थे और दूसरी अभी अभी द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने आज के ही डेट में भारत के गौरवान्वित पद राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, ठीक है। तो इसलिए हम उड़ीसा के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसी उड़ीसा को हम लोग कलिंग नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी उड़ीसा को हम लोग उत्कल देश के रूप में जानते हैं, उत्कल राज्य के रूप में जानते हैं, या इसी उड़ीसा को हम लोग इतिहास में कौशल देश के रूप में जानते हैं, ठीक है। या इसी देश को हम लोग तोसाली के बारे में जानते हैं। तो इतिहास में हम लोग अलग अलग नाम से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी जो है वो जानना था, क्योंकि उड़ीसा राज्य ने हमें टोटल 2 राष्ट्रपति के रूप में 2 राष्ट्रपति दिए हैं। अगर मैं कुछ और बातें बताऊं तो एक बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आजाद भारत में जन्मी। देखिए, इनका जो जन्म था ना, ठीक है, वो 1958 में हुआ।
आपको ये बात पता है कि भारत जो है 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 1958 में जन्म ली कौन? ठीक है, वो थी द्रौपदी मुर्मू जी। अब बताओ, आजाद भारत में जन्मी, आजादी के बाद जन्मी, और आजादी के बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आजादी के बाद, मतलब आजाद भारत में जन्मी, ठीक है, इस वजह से ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जो आजाद भारत में जन्मी। आजाद भारत में जन्मे, ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी हैं वो भी आजाद भारत में जन्मे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और आजाद भारत में पहली महिला राष्ट्रपति या पहली राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी आई। लेकिन राष्ट्रपतियों के क्रम में देखें तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, और महिला के क्रम में देखें, अगर मैं जन्म को हटा दूं तो महिला के क्रम में देखूं तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर मैं आदिवासियों के क्रम में देखूं तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। क्लियर? अब अगर मैं इनके आगे के बात कर दूं तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, अभी हम लोग इनके जीवन के बारे में देख रहे हैं, तो इन्हीं इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो संथाली जनजाति से आती हैं, ठीक है, संथाली जनजाति से आती हैं। और ये जो संथाली जनजाति है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो संथाली जनजाति पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में ये बिहार रीजन, झारखंड रीजन, वेस्ट बंगाल रीजन, असम रीजन और उड़ीसा, ये इतने पूर्व के इतने राज्यों में ये संथाल जनजाति के लोग जो हैं वो हैं। अच्छी खासी इनकी जनसंख्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 2003 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको 92वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को, एक मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को एक साथ भारत के संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। और भारत में जो है भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो इसी को देखते हुए संथाली भाषा को भी क्या किया गया? भारत के संविधान में मान्यता दे दिया गया भाषा के रूप में। अगर मैं फिर आगे की बात करूं तो देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, इन्होंने 1997 के आसपास इन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कहां से किया? तो इन्होंने उड़ीसा में ही रमा देवी वो पीजी कॉलेज है, वहां से इन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 1994 में इन्होंने शिक्षिका के रूप में नौकरी ज्वाइन की। इससे पहले कहा जाता है बिजली विभाग में इन्होंने क्लर्क की नौकरी की, ठीक है। और क्लर्क की नौकरी के करने के साथ साथ ही इन्होंने 1994 में जब शिक्षिका की इनकी जॉब लग गई और ये शिक्षिका बन गई, ठीक है। और ये शिक्षिका कहां बनी? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के राइन राय जगह है, वहीं पर इन्होंने क्या किया? ठीक है, शिक्षिका की नौकरी करने लगी। लेकिन इसी शिक्षिका की नौकरी करने के साथ, ठीक है, इन्होंने 1997 में यही राइन राय जगह से ही इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत दाखिल की, ठीक है। और जब पार्षद का चुनाव लड़कर इन्होंने अपना जीत जाहिर किया तो अब यहीं से इनके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ और ये परिवर्तन इनको राजनीतिक कैरियर की तरफ लेके जाता है। तो अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो अब हम इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में तो देखिए, एक समय आया कब? 1997 में ये पार्षद बन गई, लेकिन एक समय आया 2000 का, ठीक है। 2000 में इन्होंने, ठीक है, विधायक के पद पर उड़ीसा से ही, ठीक है, उड़ीसा के ही मयूरभंज जिले से ही इन्होंने, ठीक है, और विधायक का चुनाव लड़ा। और विधायक का चुनाव लड़ने के साथ साथ इन्होंने बीजेपी के टिकट से विधायक के चुनाव में भी जीत दाखिल की। और 2000 से 2009 तक इन्होंने कुल 2 बार बीजेपी की सीट से विधायक की जो है वहां से एमएलए रही, विधायक रही हैं, ठीक है। और जब ये विधायक थी इस बीच में, तो इसी बीच में इन्होंने उड़ीसा में पशुपालन, मत्स्य विभाग और परिवहन विभाग में मंत्री भी रही। और इनका जो राजनीतिक करियर था बहुत अच्छा था। और इसी दौरान 2007 में, ठीक है, बेस्ट
विधायक के रूप में इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया बेस्ट विधायक के रूप में सन 2007 में। लेकिन कहा जाता है एक महिला के लिए अगर एक महिला तब तक कमजोर है जब तक वो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि महिलाओं में सहनशीलता काफी ज्यादा होती है, और ये सहनशीलता हमें अगर देखना हो तो द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी में देखें। एक तरफ इनका राजनीतिक करियर जो है वो चला आ रहा है, और दूसरी तरफ ये जब राजनीतिक करियर में थी तकरीबन 2009 के टाइम पे ही, तो इसी 2009 में ही इनके सबसे पहले बड़े बेटे का देहांत हो जाता है। देखिए, बड़े बेटे का देहांत हो जाता है, और इसी पॉलिटिकल करियर में इन्होंने अपने परिवार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। 2009 के बाद जब 2013 का समय आता है तो 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को खोया, दूसरे बेटे का देहांत हो गया। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, दूसरे बेटे का देहांत हो गया। इसी 2013 में इनकी माता का देहांत हो गया, और इसी 2013 में इनके भाई का देहांत हो गया। इतने सारे जो है वो परिवार से ये इतने सारे समस्याओं से ये गुजरने लगी। और फिर समय आया 2014 का। इस 2014 में उनके जो पति थे, ठीक है, उनका देहांत हुआ, और एक क्रम से इनके परिवार में जो है वो मृत्यु की जो है वो लाइन लग गई। ये इनकी बेटी हैं, ठीक है, अभी ये जीवित हैं, और इनका यही छोटा सा एक परिवार रह गया। और एक समय ऐसा आया जब अच्छा खासा ये इनके परिवार में दुखद घटनाएं जो हैं वो चलने लगी, और इसी क्रम में, लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, ठीक है, और काफी ज्यादा अपने माइंड को मजबूत भी रखा, हम कह सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, उनके साथ जुड़ी, माइंड में मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें, ठीक है, अपने आप को किसी तरह मजबूत रखा। और यही परिणाम, इस बात का परिणाम ये निकला कि 2015 में इन्होंने झारखंड में राज्यपाल के रूप में पद संभाला, और झारखंड में राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल भी बनी तो द्रौपदी मुर्मू ही बनी। क्लियर है? और इसके बाद अगर हम इनके बात करें, ठीक है, तो देखो, जब ये झारखंड की राज्यपाल बनी 2015 में, ठीक है, और आज जो है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये क्या बोलते हैं उम्मीदवार एनडीए की सरकार ने इन्हें घोषित किया। अब अगर मैं बात करूं इसी क्रम में, यहां तक के तो इनके जीवन के बारे में हमने समझ लिया, राजनीतिक करियर के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम इनके बात करें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, वो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे है। ठीक, देखो, हम ये कहते हैं कि भारत जो है एक गणराज्य है, ठीक है, एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गण मतलब होता है जनता, गण मतलब होता है जनता, और राज्य का अगर संवैधानिक भाषा में अगर हम देखें तो संवैधानिक भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? देश। जहां जहां पे भी राज्य शब्द होगा वहां वहां का मतलब क्या होगा? देश। ठीक है, तो भारत जनता का देश है, यानी जनता का राज्य है जहां जनता राज्य करती हो। ठीक है, और यही जनता जब अपना एक मुखिया चुनती है तो इसी मुखिया को हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। मतलब जनता का ही मुखिया क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसीलिए, और मुखिया कैसा होगा? पहला नागरिक होगा। इसलिए भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। बहुत सरल और बहुत सिंपल भाषा में जाएंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा में आप इसको इस तरीके से समझो कि ये चुनाव होता क्या है। अब मेरी बात समझना, तो ये राष्ट्रपति हो गया, लेकिन हम किताबों में ये पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से जो है वो होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात हम पढ़े हैं। तो देखो, जब हम किसी चीज का जब हम चुनाव करेंगे तो चुनाव दो तरीके से करेंगे। एक तो हम डायरेक्ट चुन लें, एक हम किसी को कहें कि ऐसा है तुम चुन के हमको दे दो। यही दो तरीका है। ठीक है, तो एक जिसको आप डायरेक्ट चुनते हो उसको बोलते हो प्रत्यक्ष तरीका, प्रत्यक्ष रूप से, और जिसको आप इनडायरेक्ट चुनते हो उसको आप कहते हो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। यहां तक बात समझ में आई? अब प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझना। देखो, भारत में प्रत्यक्ष रूप में जो चुनाव होते हैं वो कौन कौन सा होता है? आप देखो, आपके सामने दो चीजें आती, एक तो आपका होता है कौन सा? राज्य होता है, और एक आपका कौन सा होता है? केंद्र होता है। यही दो चीजें हैं। केंद्र में आप देखो, आपकी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, यही है।
और राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, या परिषद। परिषद जो है वो सारे राज्यों में नहीं होती है, मात्र भारत में 6 ही राज्यों में है, ठीक है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश है यहां, ठीक है, इसके बाद तेलंगाना था, अभी खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में है, इसके बाद से कहां है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिहार में है, इस तरीके से कहीं कहीं पे है। तो विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका सीन हो गया। अब समझना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें आप डायरेक्ट खुद वोट करते हो, ये आप वोट कहां कहां करते हो, जब आप विधायक बनाते हो, मतलब राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव, ये आप क्या करते हो, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनते हो। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव जिसमें आप सांसद चुनते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो लोकसभा, इसमें भी क्या करते हो, आप डायरेक्ट वोट देते हो। अभी देखो नगर निगम के चुनाव ये सब हुए, पंचायत चुनाव हुआ, तो पंचायत चुनाव भी आप डायरेक्ट करते हो, ठीक है। या अगर मैं बात करूं नगर पंचायत की या नगर पालिकाओं की, तो वो भी चुनाव आप डायरेक्ट करते हो। इतने चुनाव को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। क्लियर हो गया। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या क्या हो गए जो बच गए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा चीज, ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। ऐसा मंत्रिपरिषद का चुनाव, ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से। मेरी बात आ रही है समझ में। तो ये सारे चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे किसकी, केवल राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि ये मुद्दा हमारा केवल राष्ट्रपति का है। तो ये चुनाव कैसे होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले ये समझो कि वोट कौन देता है। आप तो देते नहीं हो, बात खत्म हो गई आपकी। तो देता कौन है, तो जिसको आप चुन के भेजे वो देते हैं। तो वो कौन कौन देते हैं, एक तो विधानसभाएं जितनी हैं वो देते हैं, ठीक है। और टोटल अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो 4120 है। इतने सदस्य हैं जो चुने गए हैं, जो चुन के वहां गए हैं। तो इतने लोग तो वोट देंगे ही, अगर मैं लोगों की बात करूं। क्लियर है। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो 776 सीट है, मतलब दोनों को मिला के। क्लियर हो गया। तो 776 लोग। अब बताओ 41 20 और 776 टोटल कितने हो गए, 48 96 समथिंग। अब बताओ इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आई। इतने लोग वोट देते हैं, मतलब वोट कौन दे रहा है, ये लोग वोट दे रहे हैं, केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से विधानसभाएं। क्लियर है। इन दोनों को तो आपने ही भेजा है। ये चुने गए सदस्य टोटल हैं कितने, 48 96 4896। यहां तक समझ में आया। ये लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब बताओ, जो वोट दे सकता है वो खड़ा भी तो हो सकता है कि नहीं। तो सोचो जरा, इतने लोग कोई भी खड़ा हो जाएगा। अगर ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से होता, तो हर आदमी राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो जाता। भौकाल तो बनता ना कि कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े भले हार जाते। मेरी बात आ रही है समझ में। लेकिन एक भौकाल होता ना कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। क्लियर हो गया। अभी देख लो, जो विधायक का चुनाव लड़ता है वो टेढ़ियाक चलता है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो राष्ट्रपति का लड़ता तो सोचो कौन आसमान में जाता। मेरी बात आ रही है समझ में। इसीलिए इसको देखते हुए अप्रत्यक्ष रूप रखा गया। लेकिन ये लोग भी तो हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो 1974 में ठीक है, जो निर्वाचन आयोग था ना, उसने एक चीज लेके आया, नियम क्या लेके आया कि ठीक है भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में वही खड़ा होगा, ठीक है, जिसके पास 50 लोग अनुमोदक, हिंदी का शब्द इतना होता है ना आल्हा टेढ़ा। हाँ, 1974 में निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही खड़ा होगा जिसके पास 50 लोग अनुमोदक के रूप में हो और 50 लोग प्रस्तावक के रूप में हो। ठीक है। तो ये बताओ, जो ये 48 96 ये लोग थे, ठीक है, ये अब चुनाव में कम हो जाएंगे कि नहीं कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। ऐसा तो अब 50 लोग अनुमोदक का मतलब 50 लोग ये कहें कि भैया यही खड़े हो रहे हैं, और 50 लोग दूसरे हो जो ये कहते हैं कि हाँ ये सब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मेरी बात आ रही समझ में।
50 लोग वो हो जो ये कहें कि नहीं यही खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गए कौन, अनुमोदक। और बाकी जो 50 लोग ये कहें कि नहीं ये खड़ा हो रहा है, ये बात सही है, हम इस पे सहमति दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 50 लोग अलग होने चाहिए, मतलब प्रस्तावक के रूप में, ठीक है, 50 लोग अनुमोदक, 50 लोग प्रस्तावक के रूप में। आगे समझ में, वही राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो पाएगा। अब मान लो खड़े हो गए, क्लियर हो गया, मान लो 4 लोग खड़े हो गए। अब समझना वोटिंग कैसे होता है, यहां तक बात समझ में आई। वोट कौन देगा, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी दिल्ली और पांडिचेरी, ये भी 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने यहां विधानसभाएं हैं इनकी, ठीक है, तो ये लोग खड़े हो गए और प्लस राज्यसभा के ये लोग खड़े हो गए। मेरी बात आ रही है समझ में, इतने लोग वोट दे सकते हैं। इतने लोगों की टोटल संख्या कितनी है, 4896, इतने लोग वोट दे सकते हैं। तो जो वोट दे सकता है वो खड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो ज्यादातर संख्या वैसी ना आए तो 1974 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत ये कह दिया गया। यहां तक बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि ये वोट करते कैसे हैं, तो इस बात को समझ लो। देखो ये है जो सीन आपका, ये है मतदान पेटी, ये है मतदान पेटी, ठीक है। अब इस मतदान पेटी में इस तरीके एक मतलब वो होता है, ठीक है, आप मतदान करते हो, इसमें कैसे होता है, मान लो 4 लोग खड़े हैं, ए बी सी डी ई, मान लो 5 लोग खड़े हैं, क्लियर है, अज्यूम कर लो, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं। अब होगा क्या, ये लोग जो वोट देंगे वो वोट कैसे देते हैं, वरीयता क्रम, इसी को एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं, क्लियर है। ये वरीयता क्रम में क्या करते हैं, वोट देते हैं। वरीयता क्रम में वोट कैसे देते हैं, समझ लो, मान लो एक व्यक्ति है, ये 5 लोग तो खड़े हैं, अब यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, वोटर की, क्लियर है। अब ये वोट कैसे देगा कि भैया हम इसको जिताना चाहते हैं पहले नंबर पे, अगर ये नहीं जीता तो हम इसको जिताना चाहते हैं, अगर ये भी नहीं जीता तो हम इसको जिताना चाहते हैं, ये भी नहीं जीता तो हम इसको जिताना चाहते हैं, ये भी नहीं जीता तो हम इसको जिताना चाहते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा जो वोट देने आया वो क्या दिया कि भैया पहले हम इसको जिताना चाहते हैं, इसके बाद हम इसको जिताना चाहते हैं, इसके बाद हम इसको जिताना चाहते हैं, इसके बाद हम इसको, और इसके बाद हम इसको जिताना चाहते हैं, क्लियर है। वोट वो ऐसे दे रहा है। तीसरा जो आया उसने भी कहा कि हम पहले इसको जिताना चाहते हैं, इसके बाद इसको जिताना चाहते हैं, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से वोटिंग करते हैं, क्लियर है। तो जब वोट की काउंटिंग होती है तो कैसे होती है, पहले चेक करते हैं वरीयता 1 में कौन है, ठीक है, किसको किसको वरीयता 1 मिला। और राष्ट्रपति के चुनाव में जितने वोट हैं उसका 50% पाना अनिवार्य है, और उस 50% से अगर एक भी वोट ज्यादा हुआ तो उसको हम विजयी घोषित मान लेते हैं कि यही विजयी है, यही जीत दर्ज किया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर मान लो पहली वरीयता में इसको 50% नहीं मिला तो ये जीता नहीं जीता, मतलब जिसको मिलेगा उसको 50% वोट मिलना चाहिए, क्लियर है। तो जब दूसरी वरीयता देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जिसका सबसे कम होगा ना उसके वोट को कैंसिल करके और इसमें बांट देंगे, चौथे की वरीयता को, लास्ट की वरीयता को खत्म करके और इसमें बांट देंगे, वोटों की संख्या बढ़ जाएगी, क्लियर है। अब दूसरी वरीयता में देखेंगे, क्लियर है। ऐसे करके हम चलते जाते हैं, जो 50% वोट पा लेता है वो जीत जाता है, क्लियर है। तो 50% वही पाएगा जिसकी पहली वरीयता ज्यादा होगी, सीधी सीधी बात। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो पहली वरीयता का हम निकालते हैं, ठीक है, और यहीं से हमको मिल जाती हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, क्लियर है। और यही मतदान पेटी में इस तरह डाल देते हैं। मेरी बात आई समझ में। इस तरीके से राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव जो है प्रक्रिया जो है वो संपन्न होता है, क्लियर है। ये सेशन जो है राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के पावर, राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली, इसका नहीं था। ये सेशन था केवल द्रौपदी मुर्मू जी पे, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं किया। एक सरल भाषा में मैं आपको समझाया हूं, ठीक है, कि वोट कौन कर सकता है, विधानसभाएं, राज्य ये, और इसके बाद केंद्र से कौन, संसद, क्लियर है। ये 2 लोग वोट कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली और पांडिचेरी। इतने लोगों की कुल संख्या कितनी है, 4896 ये लोग वोट कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये लोग जो वोट कर सकता है वो खड़ा भी हो सकता है। तो खड़े होने की प्रणाली क्या थी, 50% अनुमोदक, 50% क्या है, प्रस्तावक। अब जिसको वो मिला वो खड़ा हो गया। एनडीए ने किसको खड़ा कर दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को, ये खड़े हो गए। यहां तक आई बस समझ में। जब ये खड़े हो गए तो अब क्या हुआ कि इस तरीके से वोटिंग हुई, और जिसकी वरीयता पहले नंबर पे थी 50% प्लस एक भी वोट ज्यादा मिला तो वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित हुआ। सरल भाषा में आप इतना समझो, बाकी चीजें जानने का मतलब नहीं है। और इसी को कहते हैं क्या,
राज्य। मेरी बात आई समझ में? ठीक है। जब कभी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के चुनाव को डिटेल चर्चा कर दूंगा, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शक्तियां, और यह भी बताऊंगा कि आगे कौन कौन से पावर के साथ द्रौपदी मुर्मू जो है वो काम करेंगी। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसा अगर मैं बात करूं अब तक भारत के कुल राष्ट्रपतियों के बारे में, ठीक है, तो भारत के कुल राष्ट्रपतियों में देखो अब तक टोटल कितने, ये 15वें नंबर पे आ गई है, 14 हो चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी का ये इन्होंने क्या किया है, जगह लिया है। अब तक जो है वो ये क्रम रहा है राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं आदमियों की संख्या देखूं, पर्सन की संख्या देखूं, तो पर्सन की संख्या देखोगे तो ये 16वें नंबर पे आती हैं। क्लियर है? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी देखो आप 2 बार रहे, आपको पता है, ठीक है। एक बार संविधान सभा के रूप में थे और इसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तब से आ रहा है समझ में। लेकिन जब राष्ट्रपतियों के क्रम में हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 16 में, अगर मैं चुनाव की प्रक्रिया के हिसाब से देखूं तो 15 में। क्लियर है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।